हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो क्लास 9th के धुरंधर आ चुके हैं क्लास 10th में, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के ऑलरेडी हम लोग 2 टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने ये समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्या होता है, और पावर शेयरिंग बेल्जियम में किस तरीके से मॉडल का इस्तेमाल करा गया और श्रीलंका में किस तरीके से इस मॉडल का इस्तेमाल किया गया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो टॉपिक नंबर 3 रहेगा, नीड फॉर पावर शेयरिंग। जरूरत क्या है पावर शेयरिंग के। तो हम लोगों ने कहा पावर शेयरिंग की उस जगह पे जरूरत पड़ती है जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को सेटल डाउन करने के लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों यहाँ पे पावर शेयरिंग की। कॉन्फ्लिक्ट में भी मिलिट्रिकल हो सकता है, या में भी पॉलिटिकल हो सकता है, या तो एजुकेशन से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो जरूरत है वो है किसकी भाई, पावर शेयरिंग की। तो चलिए पावर शेयरिंग के जो रीजंस है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक एक रीजन को बहुत तहे दिल से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल है बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजंस। इसके 2 मेन रीजंस है दोस्तों। तो पावर शेयरिंग के मेनली यहाँ पे कितने रीजंस है दोस्तों? तो सर यहाँ पे 2 मेन रीजंस है। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रूडेंशियल रीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझे। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हुआ कि वो सारे रीजन जो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करना दोस्तों जरूरी है। अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ती चले जाएगी। इट रिड्यूसेस एनी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ प्रूडेंशियल रीजन ये है कि अगर पावर शेयरिंग रहेगी तो यहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। ठीक है, बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और ये किसके कारण होगा दोस्तों? यहाँ पे सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, डी है। अब ए को मिलिट्री सिस्टम लाना है, यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे इकोनॉमिकल सिस्टम लाना है, ये यहाँ बोलता है कि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम लाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाएंगे। इन सारे लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बाय अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, जिसके कारण यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और कंट्री में यूनाइट हम लोग होकर रह पाएंगे। मतलब कंट्री में यूनिटी दोस्तों आ पाएगी। कैन बी मेंटेन डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करिए जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। अब यहाँ डिक्टेटरशिप में होता क्या है? डिक्टेटरशिप में एक पर्सन जो है वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाने लगता है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम लोग साथ साथ में बात करें तो यहाँ पे ये क्रूएल्टी यूज करता है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको पूरी तरीके से जो है वो ब्रेक कर देता है और अपने तरफ से नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना देता है। ठीक है भाई, चलिए तो क्या बोलता है? डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन बी ऑपरेसिव। जो हम लोगों ने देखा था श्रीलंका में मुद्दा बना था, वही कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ही तो है, वही तो है ऑपरेसिव, वही तो है मेजॉरिटी में आने के बाद जो है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द माइनॉरिटी। अब डिक्टेटरशिप में मेजॉरिटी तो अच्छे से रह लेगी, अच्छे से काम कर लेगी, बट प्रॉब्लम किसके साथ हो जाएगी दोस्तों? माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी क्या करेगी? सप्रेस होते चले जाएगी, मगर एक समय बाद वो क्या करेगी? रिवर्स बैक करेगी और कहीं ना कहीं रिटेलिएट करके कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवॉल्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ बोलता है एंड कैन इवन wreck the majority community as well। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि माइनॉरिटी उस लेवल पे आ जाएगी कि अब उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा, तो अब यहाँ पे रिवॉल्ट करेगी, रिटेलिएट करेगी और कहीं ना कहीं रिवर्स बैक दोस्तों यहाँ पे करेगी। तो ये पहला कारण हमें समझ में आ गया दोस्तों कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, जिसमें हम लोगों ने पहला रीजन समझा जिसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, दूसरा जो रीजन है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे मोरल रीजन। कौन सा रीजन है दोस्तों? यहाँ पे मोरल रीजन। ठीक है,
तो पावर शेयरिंग इज ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं सही मामले में सही तरीके से बताती है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है दोस्तों कि सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होगी दोस्तों, पीपल्स के हाथ में होगी, ना कि यहां पे लीडर्स के हाथ में होगी। ठीक है भाई, चलिए। Every section of the community has the right to be consulted on how they can be governed or they to be governed। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लोग कंसल्टेड है, यहाँ पे सारे लोगों से पूछा जाएगा कि किस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए। मतलब कि जब सिस्टम बनाया जाएगा तो यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों, इन्वॉल्व किया जाएगा। गवर्नेंस शुड बी कैरीड आउट कीपिंग इन माइंड। गवर्नेंस कुछ इस तरीके से किया जाता है, कुछ इन बातों को याद रखा जाता है। द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे मेजॉरिटी का ध्यान तो रखा जाता है मगर माइनॉरिटी को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाता या इनको निगलेक्ट नहीं किया जाता। तो हम लोग को ये याद रखना है दोस्तों कि हमारे पास दो रीजंस आते हैं। एक तो आता है दोस्तों यहाँ पे प्रूडेंशियल, जो कि बात करता है कि हम लोग किसी भी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको यहाँ पे खत्म करने का काम करें। ठीक है भाई, चलिए। दूसरा जो रीजन आता है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे मोरल रीजन। मोरल रीजन क्या कहता है? मोरल रीजन ये कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे सही तरीके से क्या करना है भाई, गवर्नेंस करना है। ठीक है, गवर्नेंस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो कंसल्टेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो रीजन हो गए दोस्तों, एक तो हो गया प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा हो गया यहाँ पे मॉरल रीजन। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, मॉरल रीजन। ठीक है भाई, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इन डेमोक्रेसीज पावर इज शेयर्ड इन वेरियस वे, दीज आर। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में पावर को बहुत अलग अलग तरीके से जो है शेयर किया जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हम लोग इसकी बात करें। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पावर है उसको अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है ऑर्गन का वो है भैया लेजिस्लेचर। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे जुडिशियरी। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है इसका मतलब होता है द रूल मेकिंग बॉडी, जो यहाँ पे आपकी कंट्री को चलाने के लिए रूल्स बनाने का काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पे लेजिस्लेचर। क्या कहेंगे दोस्तों, लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे रूल बन गया, अब इसको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए जो बॉडी है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। तीसरी जो है जुडिशियरी। जुडिशियरी देखती है कि दोनों ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वॉचडॉग का काम जो है वो कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे जुडिशियरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों हमारे लिए, लेजिस्लेचर भी हो गया, एग्जीक्यूटिव भी हो गया और जुडिशियरी भी हो गया। मगर जुडिशियरी एक सेपरेट बॉडी है और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब इसके काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इंडिया में इस स्टैट्यूटरी बॉडी में जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है कोर्ट से। अब यहाँ पे हम लोग कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि कंट्री की कैपिटल में होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पे चलाने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसके नीचे जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट। ठीक है भाई, चलिए।
तो यहाँ पे कोर्ट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पूरी तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पे ही नजरें रखी जाती है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि दोनों के काम में दखल अंदाजी यहाँ पे कर सकती है। बट कहीं ना कहीं पावर्स के मामले में देखें तो तीनों ही जो है वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलती है। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से ये समझ में आया सर कि यहाँ पे सबसे पहला शेयरिंग ऑफ पावर जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होगा। आगे बोलता है separation or division of powers among the three organs ensure that no organ becomes too powerful, मतलब कोई भी किसी से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा और ना किसी से बहुत ज्यादा कमजोर होगा। तीनों ही जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है तीनों ही जो रहेंगे इक्वल रहेंगे और पावर भी जो रहेगी इनकी इक्वली यहाँ पे डिवाइडेड रहेगी। ठीक है भाई, चलिए तो पहला पावर तो समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। दूसरे हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ पे, इन सच ए सिस्टम वन ऑर्गन ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने कहा कि जब तीनों बराबर होंगे तो तीनों एक दूसरे पे नजर भी रख सकते हैं क्योंकि कोई भी पावरफुल नहीं है और कोई भी कमजोर यहाँ पे नहीं। दिस रिजल्ट्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, और इसी के कारण क्या है, कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर है ये तीनों ही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बना रहता है। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जजेस जो है अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया में दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और ये कौन सी बॉडी है दोस्तों, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है भाई, चलिए कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो जज है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट तो किया जा रहा है मगर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोगों को भी चेक कर सकता है और लेजिस्लेचर बॉडी के लोगों को भी यहाँ पे चेक कर सकता है। द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और जितने भी यहाँ मिनिस्टर्स बन रहे हैं, मतलब ये हो गया प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे हो गया दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर, यहां पे हो गया दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट का मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बोथ द हाउसेस, मतलब द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। The ministers are also responsible to the parliament. This is called a system of checks and balance. तो इसी सिस्टम को कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंस। तो यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों ही बराबर है। यहाँ पे वॉचडॉग की तरह काम कर रहा है दोस्तों हमारा जुडिशरी बॉडी, जो कि यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस को भी यहाँ पे देख रहा है और जो गलत करेगा उसको यहाँ पे पनिशमेंट देने की पावर भी यहाँ पे रखता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, हर एक लेवल पे यहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स है। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडिया जो है यहाँ पे एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके चलती है जिसमें हमारी पावर जो है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में बढ़ जाती है। तो ये पहली जो है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट। दूसरी जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी जो है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बट पहले देखा जाए तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 टियर गवर्नमेंट हुआ करती थी, बट जैसे जैसे नीड आने लगी वैसे वैसे हमारे यहाँ 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई। अब ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट कब बनती है दोस्तों, आफ्टर 1992 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में बढ़ती है, अर्बन और दूसरा रूरल। हम लोग प्रायोरिटी देते हैं रूरल गवर्नमेंट को, क्योंकि गांवों के बिना इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। तो रूरल एरियाज में यहाँ पे जो सारी चीजें संभाली जाती है वो संभाली जाती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू, मतलब पंचायत के थ्रू, और अर्बन एरियाज में संभाली जाती है म्युनिसिपैलिटी के थ्रू। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे हम लोग को समझ में आ गया सर कि ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट में हेड देखें तो वो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, यहां पे देखें तो ये हो गए दोस्तों सीएम। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो चेन है उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पे गवर्नर। गवर्नर यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को।
ठीक है। तो सीएम जो है वो गवर्नर को बोलेंगे, गवर्नर जो है किसको बोलेंगे दोस्तों, प्रेसिडेंट को बोलेंगे। ठीक है भाई। बोलता है इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर आर टू मेन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें मेनली दो ही लेवल होते हैं, जैसे कि पहला हो गया यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। While the central government looks after the administration, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, मतलब प्रशासन को संभालना। एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एंटायर कंट्री, पहला तो काम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा काम हो गया दोस्तों और लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है भाई, चलिए कंट्री एज अ होल, मतलब कि यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तीनों की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए यहाँ पे। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे बनाता है वो खुद के स्टेट्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर जो है बराबर किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपने लेवल पे काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट वाला वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे काम करेगा, मगर दोनों ही लगभग काम एक ही जैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का। ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि होगा भाई अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो रूरल एरियाज होंगे वहां पे होगी विलेज पंचायत। ठीक है। तो यहाँ पे मेयर के थ्रू काम करेंगे और यहाँ पे सरपंच के थ्रू यहाँ पे काम करेंगे। आर द लोकल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कहीं ना कहीं लोकल यूनिट्स है दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है भाई, कहानी क्लियर हो रही है। यहाँ पे थर्ड पावर की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे पहले बात कर ली कि भाई ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फिर हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होती है। तीसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जिन सारे मुद्दों पे आज तक के किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन सब पे ध्यान देने का काम करते हैं ये सोशल ग्रुप्स। और ये सोशल ग्रुप्स हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल, लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटीज इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो कहीं ना कहीं पावर को शेयर करने के लिए हमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स, हमें अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग एथनिसिटी, मतलब कि हमारे जो पूर्वजों का जो भी दिया गया है वो सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ क्या करके रखना है, बचा के रखना है, सेव करके रखना है। रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द वीकर सेक्शंस, अब यहाँ पे बात हो रही है माइनॉरिटी की, मतलब वीकर सेक्शंस की। अगर वीकर सेक्शंस को पावर नहीं दी जाएगी, माइनॉरिटी को पावर नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पे रिवॉल्ट होगा, और रिवॉल्ट जो है वो हर किसी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द गवर्नमेंट एंश्योर द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन की एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज की। तो वीकर सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या हम लोग बात करें यहाँ पे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, ये सब लोग जो है वो आ जाता है यहाँ पे वीकर सेक्शन में। रिलीजियस माइनॉरिटीज में वो नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ पे मेजॉरिटी से कम है, वो सारे के सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज में आ जाता है यहाँ पे, जैसे बुद्धिज्म, जैसे हमारे यहाँ जैनिज्म, जैसे हमारे यहाँ ज़ोरोएस्ट्रियन, या हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी की बात करें तो ये सारे के सारे रिलीजियस माइनॉरिटी है। बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ सभी को एक जैसे देखा जाता है, एक समान सभी के साथ व्यवहार किया जाता है। इन इंडिया द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहाँ पे क्या करा गया इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे बनाई गई दोस्तों, इन द असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट। तो मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही जगह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की यहाँ पे बात करी गई है। साथ ही साथ वुमेन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में 33% ऑफ द रिजर्व सीट की भी अब यहाँ पे बात की जा रही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो होता ही है, मगर अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आने की बात करी गई है। पार्लियामेंट इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल एंड एथनिक ग्रुप। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप्स में भी अलग अलग तरीके से बटी हुई है। बात करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट। जब हम लोग पावर शेयरिंग की बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स में, तो वो सारी चीजों पे जहां पे ध्यान सरकार का नहीं जा पाया किसी कारण से, वहां पे ध्यान ले जाने का काम जो है वो होता है मेनली सोशल ग्रुप्स का या प्रेशर ग्रुप्स का, या तो अलग अलग मूवमेंट्स किए जाते हैं ताकि सरकार की नजर पड़े और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे हम लोग एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर सके। इन अ डेमोक्रेसी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। तो हमारे यहाँ दो लेवल पे पार्टीज होती है दोस्तों, एक तो होती है नेशनल लेवल पे और दूसरी होती है स्टेट लेवल पे, और लोकल लेवल पे भी बहुत सारी यहाँ पे पार्टीज होती है। लगभग देखा जाए तो 750 पॉलिटिकल पार्टीज है दोस्तों आज हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं चलता, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है
जिसमें टॉप लेवल पे होती है नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर बहुत सारे लोकल लेवल पे पार्टीज भी होती है। पीपल हैव द फ्रीडम टू वोट। सबसे अच्छी बात यह है कि राइट टू वोट इंडिया में दिया गया है। जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर का है वो यहाँ पे वोट दे सकता है, वो लोकसभा इलेक्शन हो या तो वो यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन हो। ओके, कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब कंपटीशन होगा तभी तो बेस्ट लीडर निकल के आएगा, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो बेस्ट लीडर यहाँ से निकल के ही नहीं आएगा। गारंटीज दैट पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ द वन पॉलिटिकल पार्टीज ओनली। इसीलिए यहां कहा गया है कि पावर जो है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्योर फॉर्म ऑफ यहाँ पे जो कंपटीशन है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रांसफरेबल सिस्टम ना होके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। ट्रांसफरेबल सिस्टम जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या गवर्नर के जो कुछ पावर्स है उसमें किया जाता है, बट यहाँ पे जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ये हम लोगों को इलेक्शन कमीशन में देखने को मिलता है। और 1950 से हमारे यहाँ कंटिन्यूसली इलेक्शन जो है चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को होल्ड करता है चीफ इलेक्शन कमीशन, और उसके साथ 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आगे बोलता है यहाँ पे sometimes an alliance of one or more political parties is voted for to power। अब यहाँ पे अलायंसेस की बात करने लग गए तो 2004 के बाद इंडिया में 2 अलायंसेस बनते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है एनडीए जो कि लगभग बीजेपी के साथ में ही काम कर रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा हो गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 के बाद से हमारे यहाँ अब होने लग गए हैं दोस्तों यहाँ पे अलायंसेस, और अलायंसेस के साथ मिलकर अलग अलग पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, क्लियर कट मेजोरिटी भी लाती है और बहुत सारे मुद्दे भी यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो जब यहाँ पे क्लियर कट मेजोरिटी ना मिले तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी दैट इज नोन एज मिलीजुली सरकार, दैट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट। तो 2004 से आपको याद रखना है एनडीए और यूपीए। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है भाई, चलिए आगे बोलता है Many sections of the society such as traders, farmers and workers may form their own interest group। अब इन लोगों को लगता है कि हमारे लिए सोचने वाला कोई होना चाहिए या हमारे लिए सोचने के लिए हमारे पास एक लीडर होना चाहिए जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएगा। तो ये लोग अपने अपने क्या करते हैं भैया, ग्रुप्स बना लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते हैं, एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनसे ये डायरेक्टली बात करते हैं, सारे मुद्दे रखते हैं और मुद्दों का सोल्यूशन जो है वो फिर यहाँ पे जो भी मिनिस्ट्रीज होती है उनसे यहाँ पे लेने का काम करते हैं। This ensures that voice of each section of the society are heard। इसीलिए हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात सरकार तक के अलग अलग जो ग्रुप के लीडर्स होते हैं, इंटरेस्टिंग ग्रुप जो भी इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं उनके जो लीडर्स होते हैं उनसे पहुंचाया जाता है। Thus we find that power sharing is an important requirement and feature of the democratic society। इसीलिए कहा जाता है पावर शेयरिंग जो है सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेटिक सोसाइटीज यहाँ पे सर्वाइवल जो है बहुत ही दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 3 जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है, जहां पे हम लोगों ने देखा कि नीड ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, जरूरत क्या है। अभी तक हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका को समझा, पावर शेयरिंग को समझा, मगर जरूरत क्या है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, और पावर को किस तरीके से इंडिया में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आई है आपके लिए 100% रिजल्ट के लिए अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज, जिसमें हम लोग सैलिएंट फीचर्स की बात करेंगे। वो है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हर एक टॉपिक के बाद मिलने वाली है दोस्तों, उसको सॉल्व करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है दोस्तों किस पे, वो मिलने वाला है टेलीग्राम के चैनल पे दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं और स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो क्या करें, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाए, लोगों तक के पहुंचाए, ताकि इंडिया की ग्रोथ 5 टाइम्स 10 टाइम्स और 100 टाइम्स वैसे की वैसी हो जाए। जिस समय पे हमें कहा जाता था सोने की चिड़िया, वापस इंडिया जो है सोने की चिड़िया यहाँ पे बन जाए। तो होप सो आपको यहाँ पे ये जो पूरा वीडियो देखने को मिला ये बहुत जानदार और शानदार होगा, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए अपने नॉलेज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।